press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एचजी ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की। जैसे हमने फर्स्ट जो लेक्चर था 10th क्लास का, उसमें हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और मार्किंग स्कीम के बारे में। तो साइंस में कितनी, जो क्लास 10th की साइंस है उसमें 5 यूनिट्स है और जो 5 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट के अंदर 5 चैप्टर्स हैं और जो 5 चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो थी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, बैलेंसिंग के बारे में, और डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस का क्या इफेक्ट है और फिर उनको हम कैसे, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई हार्मफुल इफेक्ट है या फिर कोई पॉजिटिव इफेक्ट है, उन सब चीजों से हम कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। Chemical reaction is a chemical change. It is a chemical change. So, chemical reaction is a chemical change which involves the reaction of reactant molecules to give product. अगर हम सिंगल लाइन में केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करें तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंसेस. इट इज अ केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंसेस react to give new substances. So what are the substances which are reacting here? वो कौन से substances हैं जो react कर रहे हैं और फिर वो कौन से substances हैं जो react करने के बाद form हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपकी दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज reactant and the second one is product. रिएक्टेंट हम उन्हें कहते हैं जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, सब्सटेंसेस विच आर रिएक्टिंग टुगेदर। और प्रोडक्ट हम उन्हें कहते हैं सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड after the reaction of reactant molecules. So, what is chemical reaction? Chemical reaction is a chemical change in which substances react to give new substances. What are the reacting substances? Reactant is substances which are reacting, और at starting हम जिन substances को ले रहे हैं वो क्या है? reactant है, जो react कर रहे हैं, जिनमें reaction हो रही है, जिनमें chemical change हो रहा है। और chemical change के बाद हमेशा क्या होता है? एक नया product बनता है। जब भी हम केमिकल या फिजिकल चेंज की बात करते हैं, आपने इससे पहले वाली क्लासेस में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पढ़ा है। फिजिकल चेंज जब भी होता है वहां पे क्या होता है? स्टेट सेम रहती है, जैसे कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और वाटर इनटू आइस। हमने स्टेट चेंज हुई वहां पे, लेकिन क्या है, कोई नई चीज नहीं बनी, वही चीजें क्या हो रही है? इंटर कन्वर्टेबल हो रही है। वाटर से पहले आइस बना, आइस से वाटर बना,
बस वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, ना उसमें कलर का चेंज हो रहा है, ना ही कोई नई चीज बन रही है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, और वो इंटर कन्वर्टेबल है, रिवर्सिबल है वो चेंज, जो फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, केमिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जहां पे हम कुछ चीजों को रिएक्ट करते हैं तो नया कोई सब्सटेंस बन जाता है। आपस में 2 या 3 चीजों को रिएक्ट करने से जो जिस समय जिन चीजों को हम रिएक्ट कर रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल चेंज होके एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, और वो फिर इंटर कन्वर्टेबल भी नहीं है। जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनता है, तो दूध से जब दही बनता है तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने की, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, उसमें प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही हैं और उसकी पूरा वो चेंज हो जा रहा है और वो कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। तो केमिकल रिएक्शंस हमेशा क्या होती है, किसी केमिकल चेंज के थ्रू होती हैं, और रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो मिल्क रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, कर्ड है। तो वैसे ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, एक ही रिएक्टेंट से कितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2, 3, 4, या 1, 2, 3 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब देखिए, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स की जब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर कोई आयरन है या कोई दूसरा मेटल है, जब आयरन की हम बात कर रहे हैं तो रस्टिंग क्या है, अगर आयरन कोई भी मेटल है, उसकी शीट है, या आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, कोई भी चीज आयरन की बनी हुई है, तो आयरन में क्या होगा, जब एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब वो आएगा तो क्या होगा, उसकी सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, ब्राउन कलर की लेयर, और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, उस मॉइस्चर और एयर की वजह से वो खराब होने लगता है। अभी आगे इसी चैप्टर में उसे पढ़ेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हुआ, जो आयरन था Fe, उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से, एयर और मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हो गई, और उसका जो नेचुरल कलर था वो क्या हो गया, कलर भी चेंज होने लगा, उसका ब्राउनिश लेयर बन जाएगी और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय भी होने लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क है, पीएच वैल्यू होती है, हम पीएच कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिड बेसिस में किसी भी सोल्यूशन के लिए हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम मिल्क का पीएच देखें तो मिल्क की पीएच वैल्यू, जब मिल्क एकदम फ्रेश हो तो उसकी पीएच वैल्यू 6.6 के अप्रॉक्स आती है। अब अगर वो वैल्यू 6.6 से कम आती है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो मिल्क है वो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। और मेनली समर सीजन्स में ऐसा होता है। तो क्या हो जाता है, पीएच लेवल उसका डिक्रीज हो जाता है। पीएच लेवल जब कम होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, और जब वो इंक्रीज होता है तो बेसिक। 0 से 14 की एक रेंज होती है, 7 से कम में वो एसिडिक हो जाता है और 7 से ऊपर वो बेसिक। तो वो क्या हो जाता है, मिल्क स्पॉइल हो जाता है। और हमें पता कैसे चलता है, पीएच वैल्यू से, उसकी पीएच स्केल से हम उसे डिटरमिन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड कैसे केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड की जब हम बात करें, हमारे पास रॉ वेजिटेबल्स हैं, वेदर इट इज एनी ऑफ द वेजिटेबल, कोई सी भी वेजिटेबल है, हमने उसे, रॉ वेजिटेबल थी, कच्ची थी, हमने उसे कट किया, हमने बना दी, वो कुक कर दिया। अब जब हमने उसको कुक कर दिया तो क्या हुआ, उसमें पूरा उसका टेस्ट चेंज हो गया,
बनने के बाद वो अलग हो गई, टेम्परेचर कलर चेंज हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई। और मेन बात यह है कि आप उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जो रॉ वेजिटेबल्स थी वो जैसी थी, बनने के बाद आप उनको वापस रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, किसमें, कुकिंग ऑफ फूड में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके, केमिकल रिएक्शंस के। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम उन्हें पता कैसे लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व जब हम करते हैं, हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या चेंजेस हैं, देयर आर सम चेंजेस ड्यू टू विच वी कैन आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन और प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के होने का पता कैसे चलता है हमें, फर्स्ट वन इज change of color, second change of state, third change of temperature, fourth evolution of a gas, fifth formation of a precipitate, सो क्लास जब हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के होने या ना होने का हमें कैसे पता चलता है, ये 5 हैं, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। चेंज ऑफ कलर मीन्स स्टार्टिंग में जो भी कलर था, जैसे हम कुकिंग ऑफ फूड की ही बात कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स का जो भी कलर है, यहाँ हम आयरन की बात करें उसका सरफेस जैसा था, रस्टिंग के बाद उसका कैसा कलर हो गया। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी कलर चेंज होगा। तो फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ कलर अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड चेंज ऑफ स्टेट, रिएक्टेंट्स अगर लिक्विड स्टेट में थे और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में बन गया, रिएक्टेंट्स गैसियस थे, प्रोडक्ट लिक्विड बन गया, तो वो भी क्या है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। थर्ड वन इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स रिएक्शन जब हो रही है, रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम था और वो ऐसी रिएक्शन है कि हमें उसे टेम्परेचर देना पड़ा और प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या फिर रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा था और कुछ गैस इवॉल्व हुई या टेम्परेचर कुछ रिलीज हुआ, तो क्या हुआ, वहां पे टेम्परेचर कम हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, नहीं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस में क्या होगा, अगर हमारे कोई रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और हमारी हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई गैस इवॉल्व कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अगर हम कोई दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बना उसमें एक सब्सटेंस क्या है, इनसॉल्युबल है, बीकर में जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वो नीचे कंटेनर के इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चीज क्या है, हमारी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। अभी आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये सारे चेंजेस हैं जिनसे हमें क्या पता चल सकता है, केमिकल रिएक्शन के होने का। सो केमिकल रिएक्शन, इन सारे ऑब्जर्वेशन से हमें केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेशन का पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, ये सब बातें थी केमिकल रिएक्शंस की। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम कहें केमिकल इक्वेशन, it is a symbolic representation of a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन अगर आप डिफाइन करते हैं तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो एग्जाम्पल क्या होगा केमिकल इक्वेशन का, अगर हम बात करते हैं
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो बता रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इसी रिएक्शन को लिख दें Mg प्लस O गिव्स MgO, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में यही डिफरेंस है। जब हम एग्जैक्टली लिख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख दे रहे हैं Mg प्लस O गिव्स MgO, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड नोटेशन कहें या सिंबल्स के फॉर्म में उनका फॉर्मूला लिखें या फिर सिंबल्स लिखें। सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, ये तो हमने सिंपली एक केमिकल इक्वेशन लिख दी। केमिकल इक्वेशन ये एक स्केलेटल इक्वेशन हो गई। स्केलेटल इक्वेशन मींस हमने जनरली सिंबल्स लिख दिए। हमने यहाँ कितने Mg हैं, एक Mg है, लेकिन O हम नेसेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम O को हमें कैसे फॉर्म में लिखना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो हमें इसे लिखना होगा Mg प्लस O2। अब हम यहाँ O2 लिखेंगे तो यहाँ भी हमारे 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो हम यहाँ भी 2 करेंगे। तो अब ये हमारे क्या है, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। स्टार्टिंग में हमने जो लिखी थी वो नॉर्मल स्केलेटल इक्वेशन थी, हमने बस जनरली लिख दी थी, लेकिन ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बहुत तरीके की होती है। एटॉमिक इक्वेशन होती है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन होती है, स्केलेटल इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। कौन कौन सी होती हैं, स्केलेटल इक्वेशन होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, अनबैलेंस्ड होती हैं, एटॉमिक होती हैं, मॉलिक्यूलर होती हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम जनरली उनका फॉर्मूला लिख दें या सिंबल्स लिख दें, हम उन्हें बैलेंस नहीं कर रहे हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के एटम्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी। नेक्स्ट, अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। अगर हम एटॉमिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे। मॉलिक्यूलर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। तो मेन क्या है हमारा यहाँ पे, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले केमिकल इक्वेशंस को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। केमिकल इक्वेशंस को लिखने का जो पहला रूल होता है वो होता है कि रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ये हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया है, और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे और इनके बीच में एक सिंगल हेडेड एरो होना चाहिए। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट में, प्रोडक्ट हमेशा राइट में, और इनके बीच में एक एरो जो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ हम इसे लगाएंगे। सेकेंड रूल जो है, जब भी हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लिख रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक ही हो। अगर हमारे रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हैं तो रिएक्टेंट्स जो होंगे उनको हम पॉजिटिव साइन से सेपरेट करेंगे। जैसे हम लिख रहे थे MgO, Mg प्लस O, तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे और पॉजिटिव साइन से इन्हें सेपरेट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये हो गया सेकंड रूल कि हमारे जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हम उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे जितने भी हैं और पॉजिटिव साइन से सेपरेट करेंगे। थर्ड रूल है हमारा, जो भी हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे और उन्हें भी पॉजिटिव साइन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये हुए हमारे ये रूल्स कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं और वो केमिकल रिएक्शन जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, हम उनकी फिजिकल स्टेट कैसे लिखेंगे। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, अगर ये हमारे गैसियस फॉर्म में है, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में है, और इधर हमारा जो ये बना ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म में है, तो हम इस तरीके से केमिकल रिएक्शन की फिजिकल स्टेट को कैसे
फिजिकल स्टेट कैसे दिखाते हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये हुई फिजिकल स्टेट, तो हम ब्रैकेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरीके से दिखा देते हैं। और अगर हम किसी ब्रैकेट में ये दिखा रहे हैं, AQ लिख दे रहे हैं, तो ये होगा सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन क्या है। तो आपको जब भी किसी रिएक्शन में GLS ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो वो क्या है, उसकी स्टेट को बता रहा है, फिजिकल स्टेट को, कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किस स्टेट में था, फिर प्रोडक्ट किस स्टेट में बना। और एक बात, एक्वस सॉल्यूशन से पहले अगर आपका ये रिएक्टेंट है A + B गिव्स C + D और यहाँ पे अबव एरो बना है, अपसाइड ऐसे वाला एरो बना है, तो इसका मतलब है आपका कि यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ये गैसियस प्रोडक्ट है, मीन्स ये इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपका लिखा है A + B गिव्स C + D और डाउन एरो बना है, इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मीन्स जो सॉल्युबल नहीं है उस सॉल्यूशन में, अलग हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है, जो सब्सटेंस, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, अगर हम उसे वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, हमारा एक्वस सोल्यूशन होगा। तो एक्वस सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन विच इन वाटर एज अ सॉल्वेंट मीन्स इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात हो गई, केमिकल इक्वेशंस की बात हो गई, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है हम उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। तो अगर हमारी कोई, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ऐसे भी हो सकता है, और H2 + Br2 गिव्स 2HBr, ऐसे भी हो सकता है। अगर वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, आप उसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो उसे एज इट इज रहने देंगे। बैलेंसिंग आपको अगर केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में दिया होगा तो लिखा होगा कि पहले आप इसे कन्वर्ट करिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। और अगर सीधे बैलेंस दे दिया है तो आप उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके ही बैलेंस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फिर उसे बैलेंस करना। अब बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं, आपने लास्ट क्लास में 9th क्लास में एक रूल पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ द प्रोडक्ट के। तो इन अ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या रहना चाहिए, उस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं, एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उन एटम्स का क्या होना चाहिए,
नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, वो टोटल नंबर्स उनके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मींस अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और वहां पे 2 हाइड्रोजन हैं, राइट हैंड साइड में आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड में क्या हो जाए, बराबर आपके हाइड्रोजन हो जाए। और बैलेंसिंग मेनली किस चीज के लिए होती है, वो किस चीज के लिए होती है, लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे फुलफिल करने के लिए कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट और द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम करते हैं, बैलेंसिंग करने के नंबर ऑफ रूल्स हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करना क्या होता है, यहाँ पे आप इसी मेथड को यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से जब हम बैलेंसिंग करते हैं, अगर हमारा रिएक्टेंट है A प्लस B गिव C2 प्लस D, इस तरीके की हमारी क्या है, रिएक्शन है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे भी C प्लस D है। अब यहाँ पे हमारे 2C हैं, ठीक है, यहाँ पे 2C हैं और इधर पे हम ये मान लेते हैं कि इधर भी एक B है और इधर कितने हैं, यहाँ पे भी 2D हैं। तो इस तरीके की एक रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ C कितने हैं, C कितने हैं 1, यहाँ C कितने हैं 2, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 8 2, यहाँ 2 ऐड कर देंगे, 2C दोनों बराबर हो गए। C के साथ और कोई एटम नहीं है तो हमें बाकी ये इंडिविजुअल एटम्स है तो हमने सीधे 2 ऐड कर दिया। B यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, D यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी क्या हो गई, जितने D कितने थे यहाँ पे 2, इधर पे भी 2, इधर 2C, इधर भी 2C, इधर भी B। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम एक नया एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, H2। अब जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक Fe है, इधर भी Fe है। तो रूल जो है बैलेंसिंग का, सबसे पहले हम किसे देखते हैं, जो बड़ा कंपाउंड है। तो यहाँ पे Fe2O3 सबसे बड़ा है, तो हम नीचे लिख लेते हैं इस रिएक्शन को, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। यहाँ पे आयरन कितने हैं 2 और यहाँ आयरन कितना है 1, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2Fe हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 हो जाए, इसके लिए हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ H2O वाले को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। अब देखिए Fe कितने हो गए 2, यहाँ भी Fe2, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए 3। तो हमने ये जो सबसे बड़ा कंपाउंड था उसके एटम्स को देखते हुए उन्हें बैलेंस कर लिया, 2Fe हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए H2, यहाँ H2 है और यहाँ पे H2 है, लेकिन आगे जो 3 है, आगे जो भी नंबर होता है वो सारे एटम्स के लिए होता है। तो अगर ये 3 है तो 3 ऑक्सीजन है और अगर ये 3 है तो 3 इंटू 2 यहाँ 6 हाइड्रोजन है। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो हमें यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन करने होंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, अब हमें यहाँ 6 हाइड्रोजन करने हैं तो हमें इस इक्वेशन को, इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस 3H2। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखें, 2Fe हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो दिस इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा कंपाउंड देखेंगे,
उसके एटम्स को दोनों साइड बराबर कर लेंगे। फिर बड़े कंपाउंड को बैलेंस करने में बहुत सारे एटम्स तो वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट जो बच गया उसे भी हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। मीथेन में जब हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो CO2 फॉर्म होगा और वाटर। तो इस इक्वेशन को जब हम देखें तो देखिए यहाँ पे CO2 सारे ही कंपाउंड्स लगभग बराबर हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन के नंबर यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ 2 ऑक्सीजन इसमें, 1 ऑक्सीजन इसमें, यहाँ टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो हमें दोनों साइड बराबर करने पड़ेंगे। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट जो हमारे हाइड्रोजन है वो यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमें क्या करना होगा, CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, अभी भी हाइड्रोजन यहाँ 4 थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 होने के बाद ऑक्सीजन के आगे भी अब 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 और 2 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 2 ऑक्सीजन है इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारे 4 बन जाएंगे। तो फाइनल हमारा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, कार्बन 1 यहाँ भी 1, हाइड्रोजन यहाँ 4 थे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो रहे थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होने पे ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गए, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए। तो CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बाकी जैसे हमने ये 2 एग्जाम्पल्स करे, सेम ऐसे ही आप NCERT एक्सरसाइज करिए, बाकी एग्जाम्पल्स करिए, जो भी बुक आपके पास है रेफरेंस बुक। और नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग डिस्कस करने के बाद, कुछ और क्वेश्चंस बैलेंसिंग के डिस्कस करने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उन डाउट्स को क्लियर करते हुए नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।